Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 28. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमारा तकरीबन चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया। सिर्फ आई कैप क्वेश्चन बैंक रह गया और एक दो क्वेश्चन आपके साथ ज़रा शेयर करने थे। ठीक है जी। तो पहले एक दो क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आई कैप के क्वेश्चन बैंक की तरफ मूव करेंगे। तो देन इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये था कि हमने चेन इंडाइसिस को सिंगल कमोडिटी के साथ सॉल्व करना सीखा था, लेकिन मल्टीपल कमोडिटी के साथ नहीं सीखा अभी तक। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं चेन इंडाइसिस फॉर मल्टीपल कमोडिटीज। ठीक है जी। तो हमारे पास ईयर्स हैं, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास ले लें कि 2016, 17, 18 और 19। ठीक है जी। ये हमारे पास 4 साल है और हमारे पास यहाँ पे कमोडिटीज़ है। कमोडिटीज़ में कोई 4 कमोडिटीज़ ले लेते हैं हम। ठीक है, तो उन 4 कमोडिटीज़ में पोटैटो ले लेते हैं। ठीक है जी, और साथ अनियन ले लेते हैं, साथ गार्लिक ले लेते हैं। ये 3 प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है जी। और एग्जामिनर ने कहा फाइंड चेन इंडाइसिस। क्वेश्चन ये है फाइंड चेन इंडाइसिस for each year using 2016 as बेस ईयर। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर बेस ईयर नहीं बताता, जो कि नॉर्मली वो बताया करता है, तो अगर वो नहीं बताता तो जो सबसे स्टार्टिंग ईयर होगा, जो सबसे फर्स्ट ईयर होगा, वो हमारा बेस ईयर बन जाया करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी। तो प्राइसेस कुछ ये थी, पोटैटो के 2016 में प्राइसेस कुछ ये थी कि 10, फिर 12 का हुआ, फिर 15 और फिर 25 का हो गया। और अनियन कुछ ये रहा 30, फिर थोड़ा सा सस्ता हो गया, फिर महंगा हो गया। ठीक है जी। और गार्लिक 50, 54, उसके बाद 60 और 65 का। तो ये हमारे पास सारा क्वेश्चन है और ये रिक्वायरमेंट है फाइंड चेन इंडाइसिस। हमने चेन इंडाइसिस फाइंड करना। आपको पता है चेन इंडाइसिस के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इस पूरे डाटा का लिंक रिलेटिव बनाऊंगा, उसके बाद जब लिंक रिलेटिव बन जाएगा उसके बाद मुझे एवरेज लेना है। थर्ड स्टेप पे ये चेन इंडाइसिस खुद हमने कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहीं पे चेन इंडाइसिस ले लूँ, ठीक है, साथ ही, यानी लिंक रिलेटिव साथ से लेता रहूँ हर एक तरीका ये कि इनका अलग से हम क्वेश्चन बना लेते हैं लिंक रिलेटिव, यानी कि क्वेश्चन हो गया, अब ये हमारे यहाँ से आंसर मूव करेगा। ठीक है, अब आंसर में क्या करूंगा, मुझे दोबारा ये तीनों कॉलम बनाने पड़ेंगे लिंक रिलेटिव के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिंक रिलेटिव यहीं पर बनाना चाहूँ तो ये यहाँ पर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप सेपरेटली बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये देखिएगा 2016 बेस ईयर है, तो जब ये 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 हुआ होगा, ये 10 से कैंसिल होगा, यानी कि इस साल का तो चेन इंडाइसिस तो 100 आ गया। क्या ख्याल है? और अनियन का भी यहाँ से 100 आ गया और गार्लिक का भी यहाँ से। ये सारे के सारे अपना लिंक रिलेटिव्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकता हूँ, ये हमारे आगे के लिंक रिलेटिव्स।
ये लिंक रिलेटिव्स बन रहे हैं अब, ठीक है। और आपको पता लिंक रिलेटिव में बेस ईयर फिक्स नहीं होता, ऑल्दो उसने कहा कि 2016 को बेस ईयर यूज करो, तो यहाँ पर ये यूजलेस है क्योंकि चेन बेस्ड मेथड में हमेशा बेस ईयर टू ईयर बदलती जाती है, तो ये बात याद है आप लोगों को, ठीक है। 2017 का चेन लिंक रिलेटिव क्या होगा, करंट प्राइस इज 12, बेस प्राइस इज 10 into 100, ठीक है। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 120 लिंक रिलेटिव इसका। इस तरह हम बाकी भी लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके लिए क्या होगा 2018 के लिए, करंट प्राइस 15, बेस प्राइस इज 12 into 100, आंसर इज 125। 2019 के लिए करंट प्राइस इज 25, बेस प्राइस इज 15 into 100, तो आंसर आ जाएगा 167 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अनियन का निकालते हैं, तो 28 करंट प्राइस, बेस प्राइस इज 30 into 100, तो 93 आ गया। 93 मैं सबको होल नंबर में लिख रहा हूँ। अब 2017 के लिए क्या होगा, 2017 के लिए 35, 28 into 100, 194, 194, ये 194 आ गया। और लास्ट हमारे पास थोड़ी सी अलाइनमेंट खराब होगी इसकी, तो ठीक है चले। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास 40, प्रीवियस ईयर प्राइस 35 into 100, तो आंसर आ गया 114। अब गार्लिक वाला पोर्शन रह गया मेरे पास, फर्स्ट तो 100 आ गया, ये कैसे आएगा, 54 डिवाइड बाय 50 into 100, आंसर इज 108। और फिर ये 60 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर बेस ईयर बन जाएगी 54 into 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 111। और एट द लास्ट 65 डिवाइडेड बाय 60 into 100, 108। तो देखें ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स आगे हर साल के गुड वाइज, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, हमने ना इंडेक्स जब कैलकुलेट करना होता है, याद रखिएगा हमने ना गुड वाइज कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमने हमेशा ईयर वाइज कैलकुलेशन करनी होती है। हमने ये देखना था इस पर्टिकुलर साल में चीज़ों की कीमतें कितनी इंक्रीज हुई हैं, ठीक है जी। तो देखें 2016 में बात करूं तो हमारे पास जो लिंक रिलेटिव्स आए वो सारे 100 आए। 2017 में पोटैटो का लिंक रिलेटिव 120, अनियन 93, गार्लिक 108। 2018 में 125, 194, 111। 19 में 167, 114, 108। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद आपको पता है कि हमारा आता है एवरेज का पोर्शन। हमें क्या करना है, एवरेज लेना। अब यहां पर आपको बता सकता है एग्जामिनर कि फाइंड चेन इंडाइसिस फॉर ईच ईयर यूजिंग 2016 एज बेस ईयर
एंड बाय यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, या ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज, या अरिथमेटिक मीन एज एन एवरेज, कोई भी एवरेज आपको कह सकता है। क्योंकि एग्जामिनर साइलेंट है, अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो हमें पता है कि इंडेक्स नंबर के लिए हमारा बेस्ट एवरेज ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो मैं क्या करूंगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लूंगा एज एन एवरेज। तो पहला 100 100 100, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन लूंगा, ये तो 100 आएगा। ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कांस्टेंट का ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड सारे सेम होते हैं। तो 100 का एवरेज 100। फिर हमारा एवरेज लेना है 120, 93 और 108। तो वो कैसे लेंगे आपको पता है, तीन वैल्यूज हैं, क्यूब रूट 120, 93, 108। तो देखिए आंसर क्या है आपके पास। अच्छा जी, 120, 93 प्लस 108, आंसर आया हमारे पास 106.42, 106.42। तो 106.42, इसके आंसर मैं 2 डेसिमल प्लेस साथ लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने एवरेज लेना है किसका, 125, 194 और 1111। ठीक है, आपको पैटर्न पता चल गया। अब डायरेक्ट इसका एवरेज ले लेते हैं। 125, 194 और 111। ठीक है, तो आंसर आ गया 139.11, 139.11 ये आ गया। फिर लास्ट एवरेज रह गया। तो असल में ये चेन इस तरह चल रही है, देख लीजिएगा, ये वैल्यूज ऐसे चल रही हैं, ये इस कम्बिनेशन ऐसे ऐसे वैल्यूज है, और यहाँ से ये वैल्यूज है। ठीक है, 167, 114 और 108, इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लें आप। वन 167, 114 मल्टीप्लाई 108, तो आंसर आ गया 127.16, 127.16। तो ये आपकी एवरेज आ गई, और हमने जो एवरेज लिया वो ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज लिया। तो चेन इंडाइसिस में सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स बना लिए, एवरेज भी आ गया। अब फाइनली चेन इंडाइसिस खुद आएगा। तो अब फाइनली हम चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करेंगे। तो चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाला लिंक रिलेटिव ने एज इट इज आ जाना। ये 100 है तो यहाँ पे ये भी 100 आ गया। ठीक, फिर इस 100 को अगले साल के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 106.42 और फॉर्मूला का 100 आ गया। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 106.42। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमेशा जो पहले दो लिंक रिलेटिव होंगे वही पहले दो चेन इंडाइसिस हुआ करेंगे, उससे आगे बदलना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है, इस चेन इंडाइसिस के फॉर्मूले को नेक्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 106.42 मल्टीप्लाई बाय 139.11 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 148.04, 148.04 ये आंसर आ गया। अब फिर क्या करना है, इस वाले आंसर को अगले साल के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, $127.16 आंसर आ गया फाइनली 188
0.25। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हमारे चेन इंडाइसिस के 4 आंसर। 2016 का चेन इंडाइसिस क्या है 100, 2017 का 106, 2018 और ये हमारे पास 19 का। अगर एग्जामिनर सिंपल ये पूछता, अगर एग्जामिनर सिंपल ये कहता कि इंफॉर्मेशन यहाँ तक गिवन करता और ये कहता फाइंड चेन इंडाइसिस फॉर ईयर, और यहाँ पे लिख देता 2018 से 2018 का चेन इंडाइसिस बताओ, तो 2018 का चेन इंडाइसिस मेरा ये है, तो ये मेरा आंसर होता। फॉर ईच ईयर ना पूछता, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर का भी वो पूछ सकता था। तो ये हमारा है चेन इंडाइसिस, ठीक है। फॉर मल्टीपल गुड्स, अगर मल्टीपल गुड्स आ जाए तो हम चेन इंडाइसिस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हियर इज क्वेश्चन, तो आप इसको देख लें ज़रा, ठीक है जी। तो अब हमने कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो कि फिशर लेस्पियर पासेस का ज़रा कम्बिनेशन है, ठीक है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि उसने कहा कि इफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज 14.5, इफ लेस्पियर इंडेक्स number is 14.5 and Fisher index is 12.8, find कर दो पास्चस इंडेक्स। जरा हमें पास्चस इंडेक्स तो सॉल्व कर दो, जबकि उसने लेस्पियर और फिशर गिवन है। तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला ये है, हमारे आंसर के लिए फॉर्मूला ये है कि फिशर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेस्पियर इनटू पास्चस होता है हमारे पास, ये हमें पता है, ठीक है। तो व्हाट इज फिशर? फिशर हमारे पास है 12.8, तो फिशर की जगह लिख लिया हमने 12.8। व्हाट इज लेस्पियर? 14.5, तो ये मेरे पास आ गया 14.5। पास्चस फाइंड करना और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बस आगे आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चे बन जाएगा 12.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14.5, तो ये हमारे पास से आ जाएगा। तो आंसर आएगा 11.3। पास्चस आ गया हमारे पास 11.3। इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि इफ द करंट ईयर, इफ द
current year's weighted index is 5% higher than the base year, and the Fisher ideal index is 250. Find Lespier and Pastus index. Find Lespier and Pastus इंडेक्स। कहते हैं लेस्पियर और पास्टस इंडेक्स फाइंड करो। सबसे पहले हम यहाँ से अपनी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने काम की। इफ द करंट ईयर वेटेड इंडेक्स इज 5% हायर देन द बेस ईयर। आपको पता है ये जो बेस ईयर होता है ये कौन होता है? ये लेस्पियर होता है, क्योंकि बेस क्वांटिटी को यूज करता है एज ए वेट। और करंट ईयर कौन होता है? आपको पता है करंट ईयर पास्टस होता है, क्योंकि पास्टस करंट क्वांटिटी को यूज करता है एज एन वेट। तो पास्टस करंट ईयर हो गया, लेस्पियर बेस ईयर हो गया। तो असल में वो कहना चाह रहा है कि पास्टस इंडेक्स इज 5% हायर देन द बेस ईयर। तो अगर हमने कह दिया कि ये जो बेस ईयर है, ये तो लेस्पियर या, तो अज्यूम कर लिया 100 पेयर इस वक्त। लेट करते हैं, लेट अज्यूम किया बेस ईयर जो लेस्पियर है ये 100 पर है, तो फिर करंट ईयर कहां पर होगा? जो कि पास्टस होगा। उसने कहा पास्टस इंडेक्स इज 5% हायर देन द बेस। पास्टस इससे 5% ज्यादा होगा, यानी कि इस वक्त अगर ये 100% पर है तो पास्टस ये 5% ज्यादा है, तो 5% हमने और ऐड कर दिया, तो पास्टस कहां तक पहुंच गया? 105 तक। ठीक है, तो अगर ये लेस्पियर जो बेस ईयर ये 100 है, तो पास्टस कितना हो गया? 105। ठीक है, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा हुआ होगा। उसके बाद एक तो ये 100 हो गया, क्योंकि अभी हमें कंफर्म वैल्यूज पता नहीं है। तो अगर लेस्पियर को मैं x कह दूं 100 की जगह, ये x है, तो ये x हो जाएगा, यानी कि जो 100% है, और उसमें ये 5% हमने फर्दर ऐड कर दिया। अच्छा, ये लिखा हुआ है 100%, ये तो 100% है ना, इसके सर कर लें 100%, और 100% ऑफ x वो तो x ही रहेगा। ठीक है जी, 100% ऑफ x तो x ही रहेगा। अब ये 105 100% कौन है? लेस्पियर। पास्टस ने कहा कि जो पास्टस है वो लेस्पियर से 5% ज्यादा है, तो पास्टस पहुंच गया 105% पर। तो 105% किसका है ये देखना है हमने। ठीक है, अब देखना, इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास देखना लेस्पियर कितना, हमारे पास लेस्पियर था x था, यानी कि x परसेंटेज थी हमारे पास, यानी कि 100% x था। तो यहां पर ये जो 100% है ये तो हमारे पास आ गया x का 100% ऑफ x। ठीक है, तो 100% ऑफ x, क्योंकि x तो 100% है, और इसमें 5% हमने फर्दर ऐड करना है। वो 5% किसका ऐड करना है? इस 100% का ऐड करना है। ठीक है, तो 100% का 5% 5 ही होता है, 100% का 5% 5 ही होता है, तो टोटल हो जाएगा टोटल 105%। तो 105% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास x है, और अगर यहां से मैं परसेंटेज रिमूव करूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.5x। अगर
लेस्पियर इस वक्त x पर है, अगर इन सारी बातों का कंक्लूड करूं, अगर वो एग्जामिनर कहे, तो उसने कहा कि जो लेस्पियर है बेस ईयर है, तो लेस्पियर बेस ईयर 100 के चक्कर में पड़ो ही ना। अब उसको कह दो लेट्स अज्यूम x है, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें पता कि 100% होती है। और फिर उसने कहा कि जो करंट ईयर है ना पास्ट, वो लेस्पियर से 5% ज्यादा है, तो ठीक है 5% ज्यादा है, तो आप सिंपल ये कह दें कि वो x है 5% ज्यादा, यानी कि 5% किसका लेना है, 5% ऑफ x का लेना है। तो ये कितने x है, ये तो एक x है, तो 1 का 5% क्या होगा 0.05, तो x प्लस 0.05 ऑफ x, तो दोनों x को जमा कर दे तो 1.05x। तो ये दो वैल्यूज, ये लेस्पियर के लिए आ गई, ये पास्चर्स के आ गई, ठीक है। 100% वाली क्या बात थी, शुरू में हमें पता लेस्पियर 100% था, तो 100% x आ गया। पास्चर्स ने कहा 5% ज्यादा, तो 100 में 5% डायरेक्ट ऐड कर दो तो 105% पे पहुंच जाओगे। 105% पर परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 1.5x बन जाएगा, तो ये 1.05x बन जाएगा। तो देखें दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही, ठीक है जी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसने कहा फिशर कितना था 250, तो फिशर आ गया 250। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है कि फिशर इज इक्वल टू लेस्पियर इनटू पास्चर्स। तो फिशर हमारा 250 है, तो फिशर हमारे पास आ गया 250, और लेस्पियर कितना है x, पास्चर्स कितना है 1.05 ऑफ x, ठीक है। तो आगे आपको पता ही है, स्केयर कर लेंगे, इधर भी स्केयर कर लेंगे, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ जाएगा 250 का स्केयर, और क्या रह जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.05 x स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर ये से डिवाइड हो जाएगा, तो 250 का स्केयर डिवाइडेड बाय 1.05 x स्केयर। तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। आंसर आया, ठीक है, जो भी आंसर आया होगा, क्योंकि अब ये स्केयर भी है, उस आंसर का स्केयर रूट भी लेना होगा। चलो मैं लिख लेता हूँ, आंसर आया हमारे पास 59524। अब स्केयर है, स्केयर रूट लेने दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू 244 आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 244 आ गया। अब ये x इक्वल टू 244 कौन है, अब देखते हैं x को हमने किसको सपोज किया था, x 244 कौन है, हाँ लेस्पियर 244, ठीक है। और पासेस कितना है 1.05x, तो 1.05 को मल्टीप्लाई करवा दो 244 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारा पासेस इंडेक्स 244 मल्टीप्लाई 1.05, तो हमारे पास आ गया 256, तो 256 आ गया हमारे पास पासेस इंडेक्स। तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एक दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। तो इसी तरह के क्वेश्चन समटाइम एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन से अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के दो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने इनको कैसे करना है, ठीक है। तो इन्हीं तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा।
क्वेश्चन ये है कि if the current year index, if the current year index is, नहीं तो सेम हो जाएगा, कुछ और डिफरेंट करते हैं. If the Fisher index, if the Fisher index is 10% more than the last year, and base index is 109.5, find past year's index. Find past year's इंडेक्स. ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है जी. तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. उसने कहा कि फिशर इंडेक्स जो है वो 10% ज्यादा है लास्ट ईयर से, ठीक है, और बता दिया कि बेस इंडेक्स 109 है. यानी कि ये जो बेस ईयर है, हमें पता है जो बेस इंडेक्स होता है ये तो एक्चुअली हमारे पास लास्ट ईयर ही है. ये तो एक्चुअली हमारे पास लास्ट ईयर ही है. तो यानी कि फिशर जो 10% ज्यादा है वो किससे था? लास्ट ईयर से था. यानी कि फिशर जो है 109.5 से 10% ज्यादा होगा, ठीक है. और हमें फाइंड क्या करना है? पासेस. तो फिशर इज इक्वल टू लास्ट ईयर इनटू पासेस. तो व्हाट इज लास्ट ईयर? 109.5. व्हाट इज पासेस मालूम करना. फिशर 109.5 से 10% ज्यादा है. अब ये देखें 109.5 से 10% ज्यादा का मतलब है कि जो फिशर होगा वो लेस्पियर में से 10% और मजीद मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो लेस्पियर ये हो गया प्लस 10% ऑफ लेस्पियर का मजीद हमें ऐड करना है. तो 109.5 का 10% क्या होगा? 10.95. ये कैसे आया? 109.5 का 10% मैंने ले लिया तो ये आ गया. अब इसको इसमें से ऐड कर दो, तो ऐड कर देते हैं. 109.5 प्लस 10.95 तो हमारे पास आ गया 120.45. ये फिशर की मेरे पास वैल्यू आ गई. ठीक हो गया? गॉट इट? ठीक है. इस सारे को करने का एक शॉर्टकट भी है. वो ये है कि उसने कहा कि 109.5 का 10% ज्यादा लेना है. तो बाय डिफॉल्ट परसेंट हमारे पास 100 होती है. तो 100 पर 10% ऐड करें तो कितने परसेंट होगी टोटल? 110%. तो डायरेक्ट इसके ऊपर 110% ही अप्लाई कर दो. डायरेक्ट इसके ऊपर 110% ही अप्लाई कर दो. 110% का मतलब होता है 1.1. तो डायरेक्ट 1.1 अप्लाई कर दो तो आंसर फिर भी 120.45 आ जाएगा. तो अब यूज कर सकते हो फिशर में 120.45. और आगे आपको पता काम आसान है. अब पासेस फाइंड करना है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है. तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो हमारे पास फाइनल आंसर बच जाएगा 120.45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 109.5. तो ये हमारे पास आ जाएगा पासेस. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. वन 132.5.
तो P आ गया 132.5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ कैलकुलेशंस करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया सवाई आई कैप क्वेश्चन बैंक का। तो आई कैप क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा फुल फ्लेज चैप्टर 14 जो है वो कंप्लीट हो सके। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आई कैप क्वेश्चन बैंक पर आ जाएं, शाबाश। अच्छा, जितनी प्रैक्टिस हमने इस तरह की है आई कैप में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम है चैप्टर 14 में। आई कैप में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो थेरी वाले क्वेश्चन आई कैप क्वेश्चन बैंक से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने क्लास में सारे डिस्कस कर लिए, तो इस तरह हमारा दोनों चीज़ें कंपनसेट हो जाएगी, न्यूमेरिकल एज वेल एज थेरी। ठीक है जी, तो 14.1 पर आ जाए, शाबाश। नंबर 1 MCQs है, द क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव चेंज ओवर टाइम। वो क्वांटिटी बताएं जो चेंज होती है ओवर टाइम इन दिस सम ऑफ वैल्यू, जब भी वैल्यूज का सम करना है टू और मोर टाइम सीरीज। टू और मोर टाइम सीरीज वेरिएबल का मतलब है कंपोजिट वेरिएबल, और कंपोजिट वेरिएबल में चीज़ों का सम करना है तो सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंडेक्स नंबर तो एक पूरी मेन ब्रांच है। बी ऑप्शन देखें, कंपोजिट इंडेक्स नंबर में तो अनवेटेड, फिर वेटेड आता है, फिर उसमें वेटेड में भी एग्रीगेट आता है, फिर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव आता है। ठीक है, तो ये सिंपल एग्रीगेट और कंपोजिट है इसका। 14.2 पर आए, द रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जब भी इंपॉर्टेंस की बात आ जाएगी तो हमेशा हम वेट यूज करते हैं इंपॉर्टेंस के लिए, याद रखिएगा। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टाइम सीरीज वेरिएबल इज डिटरमिन्ड बाय असाइनिंग एन एप्रोप्रिएट फैक्टर कॉल्ड वेटिंग फैक्टर। ये हमारे पास वेटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जनरली द टाइम सीरीज वेरिएबल। टाइम सीरीज वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइसेस। जो प्राइसेस होती हैं ये टाइम टू टाइम वेरी करती रहती हैं, ये हर दिन, हर आने वाला नया दिन नई प्राइस के साथ आ रहा होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं फ्रूट्स की या वेजिटेबल मार्केट्स की बात करूं, ठीक है, या मीट और मार्केट की बात करूं, तो हर आने वाला नया दिन नई प्राइस तय कर रहा होता है। ठीक है जी, generally the time series variable used to calculate different type of index number are price values। तो price values जो है वो generally different time series की variables की calculation के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद 14.4 generally the appropriate weighting factor in the calculation of index number are quantities। जो क्वांटिटीज होती हैं नॉर्मली हमारे पास ये वेटिंग फैक्टर्स होती हैं इंडेक्स नंबर में। 14.5 द क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव चेंज ओवर टाइम इन द वेटेड सम ऑफ टू और मोर टाइम सीरीज वेरिएबल इज कॉल्ड। कहता है ऐसे क्वांटिटी जो बेस करती हैं रिलेटिव चेंज, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज होती हैं, और वो कहाँ फॉल करती हैं, वेटेड सम ऑफ। वेटेड सम ऑफ मीन वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। वेटेड सम मीन एग्रीगेट, तो वेटेड सम ऑफ टू और मोर टाइम सीरीज वेरिएबल का मतलब ये वेटेड एग्रीगेट ऑफ इंडेक्स नंबर है। ठीक है, क्योंकि सिंपल एग्रीगेट में तो टू और मोर टाइम सीरीज वेरिएबल होती नहीं हो, उसमें सिंपल एक वेरिएबल चल रहा होता है। ठीक है जी, तो सिंपल एग्रीगेट भी नहीं हो सकता, सिंपल इंडेक्स भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी फिर बच जाती है। ठीक है जी, द पीरियड विद विच अदर पीरियड आर टू बी कंपेयर्ड इज कॉल्ड। मैंने कहा था कि जिस साल को हम कंपेयर कर रहे होते हैं वो हमारा बेस ईयर होता है, तो दैट इज बेस पीरियड। 14.7 द इंडेक्स दैट यूजेस क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड एज वेट। बताओ कौन सा फॉर्मूला ऐसा है वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स का जो क्वांटिटी को एज अ वेट लेता है। हमने कहा लेस्पियर। लेस्पियर जो है वो क्वांटिटी को एज अ वेट ले रहा होता है। द इंडेक्स यूज क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड एज वेट सो दैट ओनली प्राइसेस आर अलाउड टू चेंज। हमें पता है कि लेस्पियर में सिर्फ प्राइसेस चेंज होती हैं जबकि वो क्वांटिटी को एज अ बेस ले रहा होता है। तो लेस्पियर का फॉर्मूला क्या था, समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट।
दे कैन सी प्राइसेस करंट और बेस, प्राइसेस चेंज हो रही हैं, जो आपके देखें क्वांटिटी वो बेस ईयर ले रहा है और ये दोनों सेम है, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो 14.7 का आंसर इज ए। 14.8 if the quantity of current year are to use to calculate weighted price aggregate, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो करंट ईयर की क्वांटिटीज को एज अ वेट लेता है? हमें पता है पास्ट ईयर्स, क्योंकि लेस्ट ईयर बेस ईयर की क्वांटिटीज लेता है, तो लेस्ट ईयर क्यूएन ले रहा होता है, करंट ईयर की क्वांटिटीज को ले रहा होता है। ठीक है जी, तो ये 14.8 हो गया। उसके बाद 14.9 द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पीरियड एंड पासेस इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड, हमें पता है फिशर आइडियल इंडेक्स होता है। ठीक है जी। 14.10 द इक्वेशन 195 इज इक्वल टू 100 इंडिकेट दैट इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड यूजिंग, कहता है जिस साल का आंसर, हमने देखा जिस साल का आंसर 100 आ जाए इट्स मीन वो पर्टिकुलर ईयर बेस ईयर के तौर पर आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बेस ईयर का आंसर हमेशा 100 आता है। तो 4.10 का आंसर अल्फा, बेस ईयर 1995। 11 पे देखते हैं द इंडेक्स दैट मेजर चेंज इन प्राइस दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग of a large fraction of population is called consumer price index। हमें पता CPI का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स भी होता है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की प्राइसेस को चेंज कर रहा है उस सारी की कैलकुलेशन को CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। 12 इंडेक्स नंबर आर यूज्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन। देखें पूरी स्टैटिस्टिक्स की जो मेजरमेंट होती है वो इंडेक्स नंबर पर बेस करती है, और इंडेक्स नंबर की जो मेजरमेंट होती है वो इन्फ्लेशन के ऊपर बेस करती है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन ना लिखा होता तो मैं ज़रूर CPI को मार्क करता। ठीक है, तो बैरोमीटर कहते हैं मेजरमेंट को। द इंडेक्स नंबर आर यूज एज अ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। 13 if the reciprocal of CPI is expressed as percentage the resulting value is purchasing power। हमें पता है कि जो CPI का रेसिप्रोकल है वो कौन होता है? परचेजिंग पावर। तो मैंने आपके फॉर्मूला लिखवाया था, परचेजिंग पावर इज इक्वल टू 1 ओवर CPI इंटू 100। तो रेसिप्रोकल ऑफ CPI इज इक्वल टू परचेजिंग पावर, और यहां पर आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 14.4 if the purchasing power of money is multiplied by current per capita income the resulting value is real income। अब यहाँ पे उसने रियल इनकम का भी फॉर्मूला पूछ लिया। हमें पता है रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम ऑफ करंट ईयर CPI ऑफ करंट ईयर। ऐसे ही है जी, हमने यही रियल इनकम का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो ये बन गया इनकम मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर CPI, ऐसी है। तो क्या बन गया, इनकम मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग पावर, क्योंकि 1 ओवर CPI तो परचेजिंग पावर होता है। तो रियल इनकम का एक फॉर्मूला ये बन गया CPI के साथ, और रियल इनकम का एक फॉर्मूला बन गया ये परचेजिंग पावर के साथ। वो रियल इनकम कह दे या पर कैपिटा इनकम कह दे, बात एक किया। पर कैपिटा असल मतलब होता है पर पर्सन, एक बंदे की इनकम कहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, फॉर्मूला वही रहेगा। पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा इनकम ओवर CPI। पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा इनकम मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे जो इनकम लेनी है वो अपने पर कैपिटा ले लेनी है बस। तो आंसर इज 14 का रियल पर कैपिटा इनकम। अगर हम परचेजिंग पावर को मल्टीप्लाई करवाएं करंट पर कैपिटा इनकम को, अगर हम परचेजिंग पावर को मल्टीप्लाई करवाएं पर कैपिटा इनकम से, तो आंसर आ जाएगा, ये पर कैपिटा इनकम आपको पता है करंट ईयर की होती है, क्योंकि फॉर्मूला था इनकम ऑफ करंट ईयर और CPI ऑफ करंट ईयर। तो अगर हम परचेजिंग पावर को पर कैपिटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रियल इनकम भी पर कैपिटा की आ जाएगी।
And the 15, if the relative change in the current year are expressed on the basis of previous year price, कहता है कि अगर हम प्राइसेस में चेंज शो करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर प्राइस की बदौलत, द सिंपल इंडेक्स सो कैलकुलेटेड इज नोन एज चेन बेस इंडेक्स या लिंक रिलेटिव। यानी कि वो ये कह रहा है इफ रिलेटिव चेंज इन करंट ईयर प्राइस, अगर करंट ईयर प्राइस में यानी कि पीएन करंट ईयर प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो प्रीवियस ईयर प्राइस से आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर प्राइस कैसे आती है, जो भी करंट ईयर होगा उसमें से एक साल माइनस कर दो तो ये प्रीवियस ईयर बन जाता है। यानी कि अगर ये प्राइसेस हैं 2018 की, तो 2018 में से एक साल माइनस किया तो डिवाइड किससे करें, 2017 से। ठीक है, फिर अगले साल के होंगे, अगले साल अगर करंट ईयर 2019 है तो ये कौन सा साल बन गया, 2018। तो देखें हर साल चेन बेस बदल रही है, इसका मतलब ये तो चेन इंडाइसिस है। ठीक है, तो आंसर इज सी 15 का चेन बेस इंडेक्स या लिंक रिलेटिव। ठीक है, उसके बाद 16 वाला देखते हैं हम। 16 वाला क्या है, सिक्सटीन वाला कह रहा है कि एन इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 120 टू 128, कहता है प्राइसेस में 14.16 प्राइसेस में इंक्रीज आया 120 से 128। कहता है प्राइस हैव इंक्रीज बाय, बताओ प्राइसेस कितने परसेंट इंक्रीज किए हैं। प्राइसेस देखो कहां से स्टार्ट हुई थी, यानी कि बेस प्राइस क्या थी, सिंपल वाली बात 120, कहां तक पहुंच गई 128, इंक्रीज कितना आया, हम कहेंगे सर 8 से प्राइस इंक्रीज होगी, 120 वाली चीज 128 की होगी, तो इंक्रीज कितना आया 8 का, बेस प्राइस क्या थी 120 इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.667%, जो कि ऑप्शन डी है हमारे पास। ठीक है, आपने इस तरह, ये असल में इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो चेंज कैलकुलेट करो डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, 14.17 भी इस तरह ही है। ये इंशाल्लाह आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला ये होता है पी एन माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट इंटू 100। इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन का चैप्टर आप सेम फार्मूला वहाँ पर भी यही वाला ही पढ़ेंगे। अगर मैं इस फार्मूले, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं करवाया, सिर्फ चेंज कैलकुलेट करवाया और बेस प्राइस से मल्टी डिवाइड करवा दिया। अब मैं फार्मूला अगर लगवाऊँ तो फार्मूला भी यही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। वो कह रहा है कि 100 से 113 में पहुंच गए हम, मतलब 100 से 113 पे पहुंच गए, बताओ कितने से प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है हमारा बेस ईयर होता है, एंडिंग पॉइंट हमारा करंट ईयर होता है। तो करंट ईयर 113 है, यहाँ पर आ गया 113, बेस कितना था 100, यहाँ पर आ गया 100, फिर बेस कितना था 100, तो यहाँ पर आ गया 100, तो इनटू 100, तो देखिए वही चीज़ बनी है जो ये वाला था, तो वही मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लिया था पहले। तो 113 माइनस 100, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, आंसर आ गया 3, तो 13, तो ये 100 से कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट आ गया मेरे पास 13%। तो इसका आंसर कितना आया 13%। साथ उसने एक और पूछा, उसने कहा अगर प्राइसेस जो हैं वो 0.9 से 1.35 अगर यहाँ पे चले जाएं तो बताओ चेंज कितना आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो 1.35 को 0.9 से माइनस करें और जस्ट डिवाइड कर दें 0.9 से। तो करना क्या आपने, 1.35 में से माइनस कर दें 0.9 और डिवाइड कर दें 0.9 से इंटू 100 से, तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा कि आपकी कितनी प्राइस इंक्रीज हुई हैं। तो 1.35 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 100, आंसर आ गया 50%। तो देखिए 30% एंड 50% ये आपका राइट आंसर। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। तो इस तरह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
14.8 डैश टेंड टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो क्लास में डिस्कस करनी थी आपसे, तो अभी आ गई तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 18 से पहले जरा 19 पर आए। 19 वही है जो हमने कैलकुलेट किया था, ये वाली चीजें, लेस्पियर फिशर अगर इंडेक्स गिवन, ये गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 19 जरा पहले कर लेते हैं। 14.19 उसने कहा लेस्पियर 113 है, पास्कल 118 है, फिशर बताओ क्या है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, हमने तो इसे मुश्किल वाले कर लिया। तो 113 मल्टीप्लाई बाय 118, तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 113 118, तो आंसर आ गया 115.4। तो 115.4 कहाँ पे लिखा हुआ अल्फा में, तो 1.4, तो ये ऑप्शन मेरा सही अल्फा, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं 14.18 की। उससे कहा डैश टेंड टू अंडरस्टेट इन्फ्लेशन, कौन अंडरस्टेट इन्फ्लेशन करता है, कौन इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो पास्चर्स है, जो पास्चर्स इंडेक्स है, ये हमेशा अंडरस्टेट करता है इन्फ्लेशन को, और ये जो लेस्पियर है ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट कर देता है, ये ओवरस्टेट करता है इन्फ्लेशन की, बात याद रखनी है। इसके रीजन सुन लीजिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अंडरस्टेट क्यों करता है, क्योंकि पास्टर्स ने जब कैलकुलेशन करनी होती ना, उसे फॉर्मूला ये यूज करना था, समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट करंट क्वांटिटी क्यू एन ओवर क्यू एन, ठीक है। ये करंट क्वांटिटी इसको देखता है कि करंटली इस वक्त जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, हमें पता है कि देखें अगर हमारे पास क्वांटिटीज इस वक्त ज़्यादा आ जाएं तो हमें पता है कि प्राइसेस कुछ और होती हैं, अगर चीज़ें ज़्यादा आ जाएं प्राइसेस कम हो जाती हैं, चीज़ें कम हो तो हमें पता है प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी प्राइसेस उतनी कम हो जाएंगी हमारे। तो ये जो पासेस है ये क्योंकि करंट क्वांटिटी को, करंट ईयर को एज अ बेस ईयर ले रहा होता है, तो अगर हम अभी का कंपैरिजन अभी से करेंगे, यानी कि मैं अपना अभी का कंपैरिजन इस वक्त अज्यूम करें कि हम इस वक्त मई में हैं, अगर मैं मई का कंपैरिजन अप्रैल के साथ करूंगा तो ऑब्वियस बात है चेंज बहुत कम आएगा, और अगर मैं इस अपने वाले मई का कंपैरिजन करूं पिछले नवंबर के साथ तो थोड़ा सा चेंज ज्यादा आ जाएगा। इसलिए क्योंकि पासेस करंट ईयर के साथ डील कर रहा होता है, तो करंट ईयर में भी प्राइसेस इतनी चेंज नहीं हुई होती, इसलिए इन्फ्लेशन कम नजर आती है, ठीक है। लास्ट ईयर क्योंकि बेस ईयर क्वांटिटी को यूज करता है, उससे क्या होता है फर्क प्राइसेस में ज्यादा आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम मई के अप्रैल कर रहे हैं जनवरी के साथ, अब 4-5 माह का गैप आ गया, अब उसमें अच्छी खासी प्राइसेस इंक्रीज हुई होती हैं, तो इसलिए लास्ट ईयर की कैलकुलेशन से इन्फ्लेशन ओवरस्टेट यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, पास्ट ईयर्स की कैलकुलेशन से इन्फ्लेशन हमेशा कम शो होती है। तो ये हमारा था सारा का सारा इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर हमारा फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 13 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।